हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो ये आपके क्लास 10 के सिविक्स कहूँ मैं या पॉलिटिकल साइंस या फिर मैं कहूँ राजनीतिक विज्ञान, इसका ना चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम इसे देखने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। ये ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ दो कंट्री के पॉपुलेशन और वो कैसा है, वो राज्य कैसा था, वो कंट्री कैसा था, बस आपको उसके बारे में पढ़ना है। बस और कुछ नहीं है, और कुछ मॉडल्स है और उन्होंने क्या गलतियां की और किस कंट्री ने क्या गलतियां नहीं की, वो पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि इससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 नंबर का पूछे, 3 नंबर का, 2 नंबर का या 5 नंबर का, हर साल इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। और ये ज़्यादा लंबा होने वाला भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि ड्यूरेशन भी कम रहे वीडियो का। ठीक है, तो किस क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आज हम देखेंगे। बेल्जियम को देखेंगे, एक कंट्री है यूरोप में। फिर श्रीलंका, आप जानते ही हैं हमारे प्यारे देश भारत के नीचे है श्रीलंका। और बाकी ये 3 चीज़ें और पढ़नी है। और क्या है ये 3 चीज़ें? ये बेल्जियम मॉडल पढ़ना है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, और सत्ता की साझेदारी के रूप। बस यही 3 चीज़ पढ़नी है, 4 चीज़, और आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है बेल्जियम का मैप जो मैंने लगा रखा है, और पहले 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप में है, ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, इसे याद रखिएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ये हरियाणा से भी छोटा सा एक देश है अपने प्यारा देश भारत में। जो हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा है, और इसकी जनसंख्या 1 करोड़ है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे भारत देश में कोई ऐसा एक राज्य भी होगा जिसके सिर्फ 1 ही करोड़ पॉपुलेशन है। हर एक स्टेट की 28 स्टेट्स है। हर एक स्टेट की मेरे अकॉर्डिंग सबकी 1 करोड़ से तो यार ज़्यादा ही है। ठीक है, और इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। 1 नंबर में इसे पूछ सकते हैं कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है। तो इसकी सीमा लगती है फ्रांस से, जर्मनी, इंग्लैंड और लग्जमबर्ग से लगती है। तो इन 4 कंट्री से इनकी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखिए। और चलिए अब आगे देखते हैं ब्रुसेल्स की जातीय बनावट। ठीक है, ब्रुसेल्स की अब हम जातीय बनावट को देखने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ब्रुसेल्स का है मैप, कैसा दिखता है ब्रुसेल्स। ये यार ये तो बड़ा अजीब दिखता है। अच्छा कोई बात नहीं, जैसा भी दिखे। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लेमिश इलाका, ये फ्लेमिश इलाका पहला, 59% लोग रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। तो चलिए मैं इस मैप में आपको दिखा दूं कि फ्लेमिश इलाका कौन सा है। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसके ना ऊपर का जितना भी है ये फ्लेमिश इलाका है। ये मैं इसे ना मार्क कर रहा हूँ कलर से। ये जितना भी इलाका है ना, ये फ्लेमिश इलाका, ठीक है। तो फ्लेमिश इलाका में क्या है ना, 59% लोग रखते हैं। पूरे देश के 59% लोग रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं इस फ्लेमिश इलाके में। ठीक है, चलो इसका समझ में आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ है कि वोलेनिया इलाका। वोलेनिया इलाका क्या है, कौन सा है? तो चलिए मैं आपको मार्क करके बता दूं वोलेनिया क्षेत्र कौन सा है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ इधर, ये सारे, मतलब इस लाइन के नीचे का जो ये जो है ये लाइन है। अच्छा भाई क्लियर दिख नहीं रहा भाई, मैं वाइट कलर यूज कर लूँ, साइज थोड़ा सा बढ़ा लूँ। अरे वाइट चल क्यों नहीं रहा भाई? ओह ठीक है, हटा। चलो भाई मैं एक बार फिर से, हाँ देख, ये जो एरिया है ना नीचे का, ये जो क्षेत्र है, ये, अरे यहाँ क्यों नहीं रहा भाई? ये वाला, देखिए मैं ना एक बार कलर कर लूँ, सेलेक्ट कर लो पहले, और हाँ ये इलाका है ना, इसके इधर ऊपर, इसके ऊपर ये है फ्लेमिश इलाका, और इसके जो नीचे है ये है वोलेनिया क्षेत्र। ग्रीन ही हो गया यार। ये, हाँ ये जो है ये वोलेनिया इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वोलेनिया क्षेत्र में 40% लोग रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, सॉरी डच बोल दिया, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं ऊपरी इलाके में, मतलब इस एरिया में 59% लोग रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, और इस एरिया में 40% लोग रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बहुत गंदा हो गया, चलो मैं इसे क्लियर कर दूं।
मिटा देता हूँ। एक से, हाँ हो गया, ठीक है। और क्या है, और 1% लोग पूरे देश में डच, 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। और क्या है भाई, यानी पूरे देश में आप देख सकते हैं, हाँ पूरे देश में, यानी पूरे देश में डच भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। बिल्कुल सही, 59% लोग पूरे देश में डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो डच भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा हुई। लेकिन तो ट्विस्ट अभी नहीं है, ट्विस्ट है अब। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है भाई, लेकिन जो इसकी राजधानी है, राजधानी, इसकी जो राजधानी है, राजधानी है इसकी ब्रुसेल्स, इसकी कहानी थोड़ी सी उलट है, ठीक है। तो क्या है इसकी कहानी, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स की कहानी उलट है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20 ओह यहाँ पे ना, ये जो फ्रेंच है, यहाँ ये फ्रेंच नहीं होगा, यहाँ पे ना डच होगा, ठीक है। आप डच कर लीजिए। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यानी मैं आपको अगर समझाऊं तो पूरे देश में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी पूरे देश में डच भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। लेकिन इसकी राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। मैं इसे ना अंडरलाइन करता हूँ, ये है ब्रुसेल्स। यहाँ पे क्या है ना कि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या अधिक है और डच बोलने वालों की संख्या कम है, जबकि पूरे देश में डच ज्यादा बोलते हैं। तो यही हो गया यहाँ पे गड़बड़, ठीक है। तो और क्या है, और जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जिनकी ओवरऑल कंट्री में पॉपुलेशन कम है, वो शुरू से ना ज्यादा अमीर रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा भी है फ्रेंच, ओह ऐसे नहीं, ऐसे फ्रेंच भाषा बोलने वाले शुरू से ज्यादा अमीर थे, उनके पास ज्यादा संसाधन थे, जिससे डच बोलने वाले खुश नहीं थे। क्योंकि डच बोलने वाले को लगा कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है पर हमारे पास पैसे कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है उनके पास पैसे ज्यादा हैं। तो इनसे उनको ना थोड़ी सी जलन होने लगी और आप कहने लगे कि वो इनसिक्योर फील करने लगे। उन्हें लगा कि उनके साथ यार धोखा हुआ, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है बट उनके पास संसाधन कम है, पैसे कम है। तो जिसके रिजल्ट में हुआ क्या, हुआ ये कि 1950-60 के दशक में इन समुदाय के बीच में तनाव बढ़ गया, लड़ाई पीट भी हो गया, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी पूरी एक ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स का पॉपुलेशन कैसा था, वहाँ डच भाषा बोलने वाले कितने थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने थे, और कौन अमीर था कौन गरीब था, आपको बस ये याद रखना है, जो कि बहुत अच्छे से HD इस PDF में मैंने लिख रखा है अच्छे से। अब चलिए श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये है श्रीलंका, जो हमारे प्यारे देश भारत के नीचे रहता है। हमने बहुत बार देखा भी है इसे, और यहाँ पे मैंने लगाया है श्रीलंका का मैप। तो चलिए आप श्रीलंका का मैप देख लीजिए और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, ये हम कवर कर लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो चलिए मैं इसे अंडरलाइन करके पढ़ूं। ये है श्रीलंका। श्रीलंका भारत के तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है, जो कि आप बहुत सिंपली मैप में देख ही सकते हैं। और ये जो है ना, ये एक बार इसे जूम कर लूं, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है नंबर, ये ना बेसिकली 1948 है, ठीक है। तो आप उसे करेक्ट कर लेना, मैं तो अभी नहीं करेक्ट कर, ये 1948 है। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। आबादी है इसकी 2 करोड़, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मुख्य भाषा, यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, सिंहली भाषा और तमिल भाषा ही यहाँ पे बोली जाती है। और क्या है, सिंहली यहाँ के मूल निवासी है, जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, तो वो सिंहली है। और तमिल लोग, और तमिल भारत से आए हैं, ठीक है, तमिल भारत से आए हुए हैं और सिंहली यहाँ के लोग हैं, यहीं के जन्मे हुए लोग हैं। और जो तमिल है, तमिल भारत से आए हुए उत्तर पूर्व इलाके में रहते हैं। तो तमिल से रहते कहाँ हैं, इनकी लोकेशन मैं आपको बता दूं, तो इन्होंने बोला है उत्तर एरिया, मतलब इधर इधर रहते हैं, इधर इधर रहते हैं, और पूर्व एरिया, और इधर इधर तमिल से रहते हैं, ठीक है। तो इनसे अभी कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपने आपको श्रीलंका के बारे में बताया। और हाँ, इनकी पॉपुलेशन आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, 74% और 18%, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। और भाषा कितनी है और कितनी आबादी, ये याद रखिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो है, अब आगे हमारे पास टॉपिक है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ठीक है। यहाँ फोटो ऑफ प्रोटेस्ट के, तो चलिए ये इस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्या हुआ भाई श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ लिखा 1956 में श्रीलंका द्वारा कानून बनाया गया। 1956 में श्रीलंका के सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए, और वो कानून क्या क्या थे भाई, वो कानून थे कि सिंहली भाषा बोलने वाले को विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जाने लगी, ठीक है। जो मतलब जो सिंहली भाषा बोलते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाने लगी, और सिंहली भाषा को राजभाषा बनाने का भी दर्जा मिल गया, ठीक है। और सरकार बौद्ध धर्म का भी प्रचारण
उनको भी प्रचार करने लगी और प्राथमिकता देने लगी, जो कि यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है। यानी कि मैं समझाऊं कि 1956 में श्रीलंका के सरकार ने कुछ नियम बनाया गया, जिसके तहत सिंहली भाषा बोलने वाले को प्राथमिकता, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, क्योंकि वो सिंहली भाषा बोलते हैं। सरकारी नौकरी में भी उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, और विश्वविद्यालय, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी उनके एडमिशन के लिए उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी। और सिंहली भाषा को भी राजभाषा बना दिया गया। और सिंहली भाषा बोलने वाले, चूंकि वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, तो सरकार ने बौद्ध धर्म को भी क्या प्राथमिकता देना शुरू किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सरकार ने करने लगा। ठीक है, और अब आगे देखिए, तो इन सब के फलस्वरूप हुआ क्या? इन सब का फलस्वरूप हुआ कि ये, कि इन सब से तमिल, जो वहां पे जो तमिल रहते थे, मैंने बताया था वहां सिंहली रहते और तमिल, तो इन सब से उस देश में रहने वाले तमिल अपने देश में ठगा हुआ महसूस करने, क्योंकि उन्होंने देखा कि सरकार सब कुछ सिंहलियों के लिए करने लगी, तो तमिल बहुत नाराज हुए उनसे, और तमिल नाराज हो गए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। और तमिलों ने इन बातों का विद्रोह करना शुरू किया, जो कि होना ही था, कहीं भी अगर ऐसा होगा तो विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ, और उन्होंने कुछ डिमांड की। उन्होंने क्या डिमांड की, तो देखिए, उन्होंने तमिल को राजभाषा बनाने की मांग रखी, पहला। दूसरा, उन्होंने शिक्षा में, अरे यहाँ पे क्या यार, फिर से मिस्टेक है ना, जो अमानता हो गया, ये ना समानता होगा, गलती से अमानता हो गया, तो आप इसे कट कर लेना, यहाँ समानता लिख लेना, ठीक है, गलती से हो गया। समानता की मांग रखी, और अपने लिए अलग देश की भी मांग कर ली, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई सरकार तो सिर्फ सिंहलियों के लिए कर रही है, तो हमें अपना अलग देश ही दे दो। इन सब के फलस्वरूप हुआ क्या? इन सब के फलस्वरूप हुआ ये कि देश में गृह युद्ध हो गया। ठीक है, इन सब के फलस्वरूप तमिल और सिंहली समुदाय के बीच हिंसक लड़ाई हुई, और देश के अंदर गृह युद्ध हो गया। अब जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं और जो सिंहली भाषा बोलने वाले, इन दोनों में लड़ाई हो गया इन सब के कारण, और देश में ही गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध तब होती है जब देश के ही लोग सरकार से लड़ने लगे, और देश में ही बम फूट जाए, देश के ही लोग मरने लगे, तो उस कंडीशन को ही बोलते हैं सिविल वॉर या फिर गृह युद्ध। और ये गृह युद्ध खत्म कब हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, ये खत्म हुआ आपका 2009 में जाकर के। ठीक है, तो ये कहानी रही श्रीलंका की, कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, इसकी आबादी 2 करोड़ है, या सिंहली भाषा बोला जाता है, तमिल भाषा बोला जाता है। सिंहली बौद्ध धर्म मानते हैं, सिंहली वहीं के हैं, और तमिल भारत से गए हैं, और तमिल्स में भी हिंदू तमिल है और मुस्लिम तमिल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, और बेल्जियम के बारे में जो मैंने बताया है आपको वो भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इनके परसेंटेज, कि सिंहली भाषा बोलने वाले कितने थे और तमिल भाषा बोलने वाले कितने थे। ठीक है, अब चलिए यहाँ फिर से बेल्जियम मॉडल आता है, तो अब यहाँ देखते हैं कि बेल्जियम मॉडल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी देखा कि बहुसंख्यकों के पक्ष में श्रीलंका ने बार बार नियम कानून बनाया, उन्हें खुश करने के लिए, मतलब सिर्फ सिंहली भाषा को खुश करने के लिए उनके पक्ष में नियम बनाए, ताकि उन्हें वोट मिल जाए और वो फिर से अपनी सरकार को खड़ी कर सके। तो आपने देखा कि उसके देश में ना गृह युद्ध हो गया। तो यहाँ बेल्जियम ने क्या किया, चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि बेल्जियम ने, जी हाँ, बेल्जियम ने अपने देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए 1970 और 73 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए। जी हाँ, बेल्जियम ने देखा कि श्रीलंका ने जिस तरह से किया है, अगर बेल्जियम वाले भी उस तरीके से करेंगे, क्योंकि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, तो वो चाहते तो डच भाषा के लिए भी कर सकते थे कि हाँ, डच भाषा जो बोलते हैं उन्हें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, जो डच भाषा बोलते हैं उन्हें विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता मिलेगी, और वो डच भाषा को प्राथमिकता देंगे, तो उनके देश में भी गृह युद्ध हो सकता है। ये बेल्जियम के नेताओं को समझ में आ गया, तो उन्होंने अपने देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए संविधान में 4 संशोधन किए 1970 से 73 के बीच में। चलिए, तो उन संशोधनों को देख लेते हैं कि क्या थे वे संशोधन। तो पहला संशोधन, केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषा बोलने और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान कर दी। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में डच भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या कम थी, फिर भी बेल्जियम के सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और क्या है, कोई नए कानून तभी बन सकते हैं जब
दोनों समूह के सांसदों की उस प्रस्ताव पर बहुमत हो। मतलब कोई अगर नया कानून है तभी बन सकता है जब दोनों सरकार, कौन से, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले के मंत्रियों की क्या है ना कि रजामंदी हो उस पर, उस बिल पे, तभी बन सकते हैं, ताकि कोई भी एक सरकार अपने हिसाब से कोई कानून ना बना दे। मान लो चलो कि अगर संख्या समान नहीं की गई होती, ठीक है, तो डच भाषा बोलने वालों की मंत्री ज्यादा होता, तो डच भाषा बोलने वाले क्या करते हैं कि कोई भी बिल अपने अकॉर्डिंग वो पार्लियामेंट में पेश कर देते, और चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो बहुमत से पास हो जाती। इसीलिए इसको बचाने के लिए इन्होंने एक उपाय निकाला कि कोई भी नए कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समुदाय उस पर सहमत हो, उस पर सांसदों की प्रस्ताव का बहुमत हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी पॉइंट है। और आगे आगे देखिए लिखा हुआ है, राजधानी ब्रुसेल्स में भी सरकार सांसदों की संख्या समान कर दिया गया। यहाँ ना ये एक एरर है, यहाँ पे आप इसे मत देखना यार, ये गलती से एरर हो गया थोड़े से, ये जो मर लिखा हुआ है ना ये गलत है, इसे आप काट दो। ठीक है, तो राजधानी ब्रुसेल्स में भी सरकार के सांसदों की संख्या समान कर दिया है। तो ये इन्होंने राजधानी में ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बताता हूँ। पूरे देश में डच भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है पूरे देश में हम ज्यादा है, बट हम आपको इक्वल राइट्स देंगे, इक्वल मंत्री होंगे पार्लियामेंट में। इसीलिए ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच भाषा बोलने वालों ने इस बात को माना, क्योंकि आपने केंद्र सरकार में अलाउ किया कि समान संख्या होगा दोनों भाषा बोलने वालों की, इसीलिए राजधानी ब्रुसेल्स में भी दोनों भाषा बोलने वालों की सांसदों की संख्या समान कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और क्या किया, और क्या है, और केंद्र सरकार की शक्तियों को क्षेत्रीय सरकार में विभाजित किया गया। क्षेत्रीय सरकार मतलब आप कह सकते हैं पहले पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ था, के पास था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट, जैसे जो वोलेनिया क्षेत्र है जहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते थे, तो उधर की सरकार को कि हाँ भाई आप अपना उधर का अलग सरकार बना लो, अपना चला, बट कुछ ही पावर्स दी, बट दिया उन्हें। और इसके अलावा एक तीसरे स्तर के सरकार की भी गठन की गई। तीसरे स्तर की सरकार जिसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज, ठीक है, ग्राम पंचायत, तो इस तरह की सरकार का भी गठन किया गया। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस है और ये जो सुधार है लाया इन्होंने बेल्जियम के सरकारों ने लाया अपने देश में, ताकि उनके देश को बचाया जा सके, उनके देश में गृह युद्ध ना हो जाए, जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों? तो इसके पक्ष में क्या आंसर दिया जा सकता है, आप देखिए। सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, तो चलिए देखते हैं जरूरी क्यों। इससे सत्ता की साझेदारी कर देने से फायदा क्या है, चलिए ये देखते हैं। सत्ता की साझेदारी लोगों के बीच टकराव को कम करता है। जी हाँ, बिल्कुल सेम जो हमने देखा, श्रीलंका की सरकार ने साझेदारी नहीं की तो उनके देश में गृह युद्ध हो गया, लेकिन वहीं बेल्जियम की सरकार ने साझेदारी की तो वहां कोई लड़ाई नहीं हुआ, देश में गृह युद्ध होने से बच गया, देश टुकड़ों में बंटने से बच गया, लड़ाई भी नहीं हुई। तो वही इस पॉइंट में लिखा है कि सत्ता की साझेदारी लोगों के बीच टकराव को कम करती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, इससे इससे हर वर्ग को अपने पसंद की सरकार को चयन करने का मौका मिलता है। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पावर्स को शेयर कर दिया कि ठीक है आप वोलोनिया क्षेत्र में अपनी सरकार बना लो, फ्लेमिश इलाके में अपनी सरकार बना लो, और लोकल गवर्नमेंट भी उन्होंने बनाया। तो इससे क्या हुआ ना कि फ्रेंच भाषा वाले ने अपनी सरकार बना ली, डच भाषा वालों ने अपनी सरकार बना ली। तो इससे क्या हुआ कि हर वर्ग को उससे उसे अपनी सरकार को चुनने का मौका मिला, और सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी है, बिल्कुल, क्योंकि अच्छी नहीं होती तो लड़ाई हो जाती। और एक और बात जो इससे भी ज्यादा डीप है, वो हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र मतलब क्या, लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चुना गया शासन, उसी को कहते हैं लोकतंत्र। तो जब हर वर्ग को मिलेगा मौका चुनने का, तभी तो एक अच्छा लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। इसीलिए कहा गया है लोकतंत्र
सॉरी लोकतंत्र बोल दिया ना, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, तो ये आप जान गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सत्ता के साझेदारी के रूप। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी किस किस तरीके से की जा सकती है वो हम देखने वाले हैं। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप हो सकते हैं, बिल्कुल सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनमें सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। तो इनमें किस तरीके से होता है, ये समान स्तर पर रहकर शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं तो ये इस तरीके से होता है। या मैं खाली पेज ले लूं, इन्होंने लिखा है कार्यपालिका। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे साइज कम कर लूं, कार्यपालिका। ओह ये तो बहुत ज्यादा है, अच्छा मैं इसे ना शॉर्ट में ले देता हूँ। कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एनवाई से न्याय, वीडी से विधायक, विधायिका और के आरपी से कार्यपालिका। तो ये क्या है ना, इनमें एक सत्ता का साझेदारी होता है कि ये समान लेवल पे रहते हैं, सेम लेवल्स पे। सेम लेवल्स पे कहने का मतलब है ना, ये सेम। कार्यपालिका क्या होती है ना, ये होती है जो नियम कानून बनाते हैं, जैसे हमारा पार्लियामेंट, जहाँ पे मोदी जी, योगी जी, ये सब बैठते हैं, तो कार्यपालिका जहाँ पे नियम कानून बनते हैं। विधायिका जो नियम कानून को लागू करवाते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और मंत्री हो गए। और न्यायपालिका वो होती है जो इनको देखती है कि ये कहीं गलत तो नहीं कोई नियम कानून बन गया। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं, क्योंकि कार्यपालिका द्वारा बनाया गया नियम कानून विधायिका लागू करती है और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को न्यायपालिका देखती है। ये तीनों के पास पावर सेम होते हैं और ये तीनों पे नजर रखते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहा गया है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करेंगे। ठीक है, और क्या है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार। विभिन्न स्तर, जो कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, चलिए मैं आपको है ना यहाँ पे लिख के ही दिखा देता हूँ। ठीक है, जो आप जानते हैं, हमेशा से आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, एक हमारे पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हमारे पास होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और जो एक और होती है, ये होती है हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत, म्युनिसिपालिटी, तो इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं विभिन्न स्तर पर, सरकार के विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा। ठीक है, और क्या है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूह के बीच भी किया जा सकता है। सत्ता की साझेदारी समाज के विभिन्न समूह के बीच में भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न समूह, जैसे कि आप कह सकते हैं बेल्जियम में, जैसे कि बेल्जियम में, बेल्जियम एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसकी एक अच्छा उदाहरण है, इसकी एक उदाहरण है। जैसे आप जान रहे हैं बेल्जियम में क्या किया उन्होंने, कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले आप अपना नेता चुन लीजिए, डच भाषा बोलने वाले अपना नेता चुन लीजिए। तो ये क्या है, ये भाषा धार्मिक समूह के बीच में भी सत्ता का विभाजन किया जाता है, जो हमने बेल्जियम में देखा। और क्या है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न दबाव समूह के बीच में भी किया जा सकता है। ये दबाव, ये सरकार पे दबाव बनाने का काम करते, तो दबाव समूह क्या होती है ना, ये सरकार पे दबाव बनाने का काम करती है। इनके पास कोई अपना ताकत होता नहीं है, बस ये सरकार पे दबाव बनाते हैं ताकि वो अपने फायदे के लिए, जो उनके हित में हो, वैसा नियम कानून सरकार उनके लिए बनाए और उनके लिए कोई गलत कानून सरकार ना बना दे। तो इसलिए जैसे कि आप कह सकते हैं, जो ये टैक्सी चलाने वालों का ग्रुप्स होता है, किसान के ग्रुप्स होते हैं, हाँ किसान के जो ग्रुप्स होते हैं, इन्हें भी आप एक दबाव समूह मान सकते हैं। जो इसके ग्रुप्स होते हैं ऑटो यूनियन, ये बोलते हैं ना यूनियन, वर्कर्स के यूनियन, ट्रेड यूनियन, इनके जो होते हैं, ये भी एक प्रकार के दबाव समूह होती है, जो कि सरकार पे दबाव बनाने का काम करती है ताकि सरकार अपने पावर्स का ज्यादा यूज ना कर ले। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, सत्ता की साझेदारी के रूप। ये भी खत्म हो गया और बस हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है,
मैंने आपसे पहले ही कहा था ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर इसके चाहिए जो कि 1 नंबर के हो, 2 नंबर के हो, 5 नंबर के, 3 नंबर को, तो आप कमेंट कीजिए। यहाँ आप वो भी वीडियो लाइए, मैं वो जल्दी से जल्दी ऐसे ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके लाऊंगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ताकि आप नोट्स बना लो अच्छे से, तो ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है भाई, तो अब मैं चलता हूँ। आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। मुझे ये जरूर बता कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, और ये पीडीएफ से मैं लाया हूं, तो ये तुम्हें कैसा लगा। ठीक है भाई, तो अब मैं तुमसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा संघवाद। ठीक है, अब मैं मिलता हूं तुम्हें उस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।